Bismillahirrahmanirrahim. So today we will start our discussion about root locus. And before starting root locus, let's just introduce that what root locus actually is. So अगर हम इस क्लोज लूप सिस्टम को देखें तो इसके अंदर हमारे पास सिस्टम के अंदर जो आपको नज़र आता है वो ये हमारे पास एक फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन है। और इस फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो एक के की वैल्यू दी हुई है। दिस के इज़ एक्चुअली डिज़ाइन पैरामीटर जो कि हम फॉरवर्ड गेन के अंदर लगाते हैं। सो जो कि डिज़ाइन के अंदर हम यूज़ करते हैं। सो जब हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये इसका क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकल आएगा। सो इस टाइम तक हम ये स्टडी कर चुके हैं कि जी ऑफ एस ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होता है और क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन जिसके अंदर फीडबैक आ रही होती है वो हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। ओके, सो हम स्टेबिलिटी के अंदर भी क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन को कंसीडर कर रहे थे और रूट लोकस के अंदर भी हम क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन को कंसीडर करेंगे। ओके, सो इसको देख हम इसलिए रहे कि बेसिकली हम रूट लोकस को हमने ये डिस्कस किया कि रूट लोकस को कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। सो हमारे पास क्लोज लूप पोल्स से हमने स्टेबिलिटी निकाली थी। अगर आपको याद हो तो हमने स्टेबिलिटी क्लोज लूप पोल्स के थ्रू कैलकुलेट की थी। ठीक है, सो क्लोज लूप पोल्स के अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसलिए हम रुथ क्राइटेरिया पे गए थे क्योंकि हमने कहा था कि क्लोज लूप पोल्स को फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। S5 S6 S8 तक चले जाते हैं। सो हम ये कहते हैं कि जी फिर पोल्स की वैल्यू कैसे निकालें और उसको उससे स्टेबिलिटी को कैसे जज करें। सो ये एक प्रॉब्लम है जो कि कंट्रोल सिस्टम में होता है। सो उसको जज करने के लिए हम रूट लोकस की तरफ गए। रूट लोकस आपके पास एक ऐसा लोकाई ऑफ पॉइंट्स होगा, यानी सेट ऑफ पॉइंट्स होगा जो कि कुछ मूव कर रहा होगा ऐसे ब्रांचेस की फॉर्म में, जो कि ये पिक्चर दे रहा होगा कि आपके पास पोल्स का बिहेवियर एक्चुअली है क्या, पोल्स कहाँ लाई कर रहे हैं, इधर लेफ्ट हाफ प्लेन में, इधर राइट हाफ प्लेन में है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो हमारा डिजाइन पैरामीटर है के, ये के वो पैरामीटर होता है क्योंकि हम सिस्टम कंट्रोल सिस्टम की डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हम एक ऐसा कंट्रोल पैरामीटर डिजाइन करना चाहते हैं, एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं सपोज जिसके पोल्स मूव करते रहें इसी रीजन के अंदर, यानी लेफ्ट हाफ प्लेन के अंदर, सो दैट के सिस्टम स्टेबल रहे। क्योंकि हमारे पास जब भी के चेंज होगा तो अगर आपने अभी देखा हो तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के अंदर के जो है वो डिनोमिनेटर में भी आता है, 1 प्लस के जी एच, डिनोमिनेटर के जी ऑफ एस एंड एच ऑफ एस। सो और के ऊपर भी आ रहा होता है, सो के जी ऑफ एस हमारे पास ऊपर आ रहा होता है। सो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर अगर आप नोटिस करें तो चूंकि के आ रहा है इसलिए जो हमारे पास डिनोमिनेटर से ही हमने पोल्स डिराइव करने होते हैं, तो पोल्स की लोकेशन जैसे जैसे के वेरी करेगा पोल्स इस तरह से मूव करते रहेंगे। सो दैट्स वाई हमारे पास पोल्स की वैल्यू वेरी करती है जब जब हम के को वेरी करते हैं। सो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास पोल्स की वैल्यू कैसे वेरी करती है और हम जो कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करें क्या कभी ऐसा होगा कि हम के की वैल्यू वेरी करें और वो किसी और प्लेन में मूव कर जाए या उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, सो दैट्स वाई हम कंट्रोल सिस्टम के डिजाइन की तरफ जाते हैं, रूट लोकस के डिजाइन की तरफ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम रूट लोकस को समझने से पहले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अलजबरा या कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये उसने बेसिकली एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें उसने एक फंक्शन बताया है, दैट फंक्शन जो आपके पास गिवन है, दैट इज दैट फंक्शन, ये गिवन वैल्यू है और इस वैल्यू के अंदर उसने एक पॉइंट बताया दैट इज -3 प्लस J4। अगर हम यहाँ से, अच्छा ये एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है, हम अभी रूट लोकस भी पढ़ेंगे तो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर आप इसके पोल्स और जीरोस निकालना चाहें तो हम इसके जीरोस को एक्सप्रेस करेंगे दैट जीरो इज, जो न्यूमिनेटर की वैल्यू होती है वो जीरो, वो उसके रूट्स होते हैं वो जीरोस होते हैं। सो हमारे न्यूमिनेटर के अंदर वैल्यू क्या आ रही है -1। ठीक है जी, और पोल्स के अंदर की वैल्यू वो होती है जो कि डिनोमिनेटर के रूट्स होते हैं। सो एक आपके पास आ रही है 0 और दूसरी आ रही है -2। सो ये हमारे पास टोटल जब हमने रूट बनाया, पोल रूट लोकस बनाया, तो अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास एक 0 पर आ रहा है पोल, ये जो बना हुआ है, और एक हमारे पास -1 पर 0 आ रहा है। ये देखिए -1 पे हमने 0 निकाला था, सो ये 0 यहाँ आ गया। -2 पे हमने एक पोल निकाला था, वो -2 यहाँ आ गया एंड दैट्स इट। ठीक है जी, सो ये हमारे पास 3 पोल्स एंड जीरोस कंप्लीट सेट आ गया था। अच्छा जी, उसके बाद हम
ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक और पॉइंट है दैट इज -3 प्लस J4। सो -3 का मतलब ये है कि वो पॉइंट कुछ -3 से इस तरह से सीधा जाएगा और J4 यहाँ लोकेट करा होगा। सो ये वो पॉइंट है जो कि -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, -3 प्लस J4 को, ठीक है। सो उसने ये कहा है कि इस पॉइंट तक की फंक्शन की वैल्यू निकाले कि आपके पास जो वेक्टर उस तक ड्रॉ हो रहे होंगे उनका लेंथ और उसका एंगल क्या होगा, तो हमने वो कैलकुलेट करना है। सो हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, वी हैव अ फार्मूला जिसके अंदर वो कहता है कि जो आपके पास वैल्यू होगी उसकी फंक्शन की, फंक्शन तक जाने की जो लेंथ होगी दैट विल बी, उसकी वैल्यू होगी एम एंगल थीटा, ठीक है। सो हम m को सबसे पहले एक्सप्रेस करते हैं m को निकालने के लिए पहले हम इन ये जो सारी लाइंस, ब्लू लाइंस बन रही हैं पोल्स और जीरो से, इन लाइंस के वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। और उन लाइंस के वेक्टर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते थे, हम रिकॉल करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा को और फिजिक्स के अंदर जो हम वेक्टर्स को पढ़ते थे, हम उससे रिकॉल करते हैं कि हमारे पास फर्स्टली देखें ये पहला पॉइंट जो जीरो पर है, इट हैज कोऑर्डिनेट्स 0, इट हैज कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी -3 एंड J4, ठीक है। सो हमारे पास अगर हमने इसकी लेंथ निकालनी हो तो हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, -3 -0 एंड +4 -0 एंड स्क्वायर ऑफ इट। सो हमारे पास ये क्या आ गया पॉइंट, -3 एंड का स्क्वायर क्या आ गया 9 एंड दिस इज 16 एंड दिस इज 25 और 25 का अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास 5 आ जाता है। सो ये जो हमारे पास 5 कैलकुलेट हो रहा है, ये उसने बताया था वेक्टर, ये उस वेक्टर की वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि पोल 0 से शुरू हो रहा था उसकी, 5 आ गए। उसके बाद हम इसका एंगल कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको याद हो तो हम इसका एंगल निकालते होते थे tan इनवर्स करके। सो tan इनवर्स y ओवर x, tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है जी, y की वैल्यू है हमारे पास 4 और x की वैल्यू क्या है 4 -0, टोटल वैल्यू निकालेंगे, सो है ही 0 तो हम इसको 4 -0 ले लेंगे, x की वैल्यू क्या है -3। सो दिस बिकम्स tan इनवर्स -1.33 जो कि आ जाएगा -53.33। और चूंकि हम इसको कन्वर्ट करेंगे 180 से माइनस करेंगे, माइनस के अंदर है ये, हम इसको पॉजिटिव उस एक्सेस पे देखना चाहते हैं, सो ये कन्वर्ट होकर हो जाएगा 116, ठीक है जी। ये यहाँ तक हमने एक पोल को कैलकुलेट कर लिया। दूसरे को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सो हम सेकंड वाले पोल की बात करते हैं जो कि 0 है 1 पर, उसकी वैल्यू क्या है जी -1 ठीक है, और इसकी वैल्यू है जी -3 एंड J4। सो जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमारे पास आता है -3 + 1, प्लस इसलिए हो जाएगा कि माइनस फार्मूले का एंड इसका स्क्वायर ले लें एंड +4 -0। सो ये क्या आ गया जी 2 आ गया और 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड 4 + 16 दिस इज इक्वल टू 20 और 20 का अंडर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास ये जो अंडर रूट 20 आ रहा है ये वो वैल्यू आ रही है और अगेन tan इनवर्स करके हम इसका एंगल सॉल्व करेंगे तो वो ये एंगल आ जाएगा। सिमिलरली हमने इसको भी निकाल लिया। अब आपके पास m का फार्मूला क्या कहता है, m का फार्मूला ये कहता है जो कि लेंथ निकालने के लिए है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए है, इस वेक्टर तक, इसका इस फंक्शन तक जाने के लिए, उसको हम कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं जी कि सारी की सारी जो पोल्स की जीरोस की लेंथ है उनका प्रोडक्ट ले लें और डिवाइड कर दें। जीरोस कौन से थे जी, जीरो सिर्फ एक ही है हमारे पास, वो है √20। सो √20 सारे पोल्स, ओके। सो हम पीछे सारे उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके थे। सो हम m की तरफ जाते हैं। m हमारे पास क्या है, m को भी मैंने डिफाइन किया था कि जितने भी पोल्स होंगे, जीरोस होंगे, उनकी लेंथ सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड्स ले लेने। सो हमारे पास एक ही जीरो था जिसका मैग्नीट्यूड √20 था और दो पोल्स थे हमारे पास जिनका मैग्नीट्यूड एक का 5 था और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरा √17 था, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया m की वैल्यू √17 था, ठीक है। और थीटा कैसे निकालेंगे, हमने टोटली निकालना है m एंगल थीटा। सो थीटा किसके इक्वल होगा जी, थीटा हम कैलकुलेट करेंगे दैट थीटा का फार्मूला भी हमारे पास गिवन है, यानी जीरोस के जितने भी एंगल्स थे,
ठीक है, जीरोस के एंगल थे, उन सब की सुमेशन ले लें। सो एक ही जीरो था इसलिए 116 को सुमेशन किससे लेना है, सिर्फ 116 आ जाएगा, एंड माइनस करना है हमने, इसको सुमेशन ले रहे हैं तो 126 एंड माइनस 104, तो ये हमारे पास टोटल थीटा आ गया। एंड एम एंगल थीटा कम्स आउट टू बी, यहाँ से कैलकुलेट करके हमने एम एंगल थीटा की वैल्यू निकाली है 0.217 एंगल माइनस 114.3। ठीक है जी, सो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। सो सिमिलरली इसके साथ एक स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज दी हुई है। ओके, सो ये हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास के की क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये के और के वन है, तो हमारे पास इनको जी ओवर 1 प्लस जी एच का फार्मूला से हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, अगर आप इसका डिनोमिनेटर देखें इस टाइम, तो डिनोमिनेटर है जी एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस के। ठीक है, सो हम अगर सपोज फर्स्ट केस के अंदर के को 0 पुट कर दें तो हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाती है एस स्क्वायर प्लस 10s, और के को हमने 0 कर दिया। तो दो पोल्स आप बनेंगे हमारे पास, एक पोल की वैल्यू होगी s इज इक्वल टू 0, दूसरे पोल की वैल्यू होगी s इज इक्वल टू -10। ठीक है जी, सो हम अगर इसके अंदर सब्सिट्यूट करें, सो मैं इस ट्रांसफर फंक्शन को दोबारा लिख देती हूँ, के ओवर एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस के। आपने इस इक्वेशन को देखना है क्योंकि पोल्स हमेशा हम डिनोमिनेटर से निकालते हैं। सो फर्स्ट केस के अंदर जब हमने के को 0 पुट किया था तो उस टाइम हमारे पास पोल आ रहे थे -10 एंड 0। अब हम के को 5 पुट करते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर आप एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 5 कर देंगे तो हमारे पास पोल्स की वैल्यू ये बन जाएगी। ठीक है, एंड कीप ऑन वेरिंग इट, 10 करेंगे तो ये पोल्स की वैल्यू बनेगी, एंड 20 करेंगे तो ये पोल्स की। सो बेसिकली हम यहाँ पर ये कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे आप के की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं या वेरी कर रहे हैं, ये वही बात है जो हमने स्टार्ट में की थी कि के की वैल्यू को जैसे जैसे आप वेरी कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास पोल्स की वैल्यू, दोनों पोल्स की वैल्यू वेरी करती जाएगी। सो इस हिसाब से हमारे पास इसका प्लॉट कैसा बनता है, अगर आप नोटिस करें तो इसका प्लॉट कैसा बनता है, that this is the case when k was 0, k 0 है। सो हमारे पास एक पोल जो बन रहा है वो 10 पे बन रहा है, ये हमने तब भी देखा था टेबल में, और एक पोल हमारे पास 0 पे बन रहा है, ऐसे ही है जी। उसके बाद ग्रेजुअली जैसे जैसे हम के की वैल्यू को वेरी करते गए, ये ऊपर के की वैल्यूज लिखी हुई है 5 एंड 10 एंड 15, जैसे जैसे हम के को बढ़ाते गए, वेरी करते गए, वैसे वैसे हमारे पास जो पोल्स थे वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो कम, उनकी वैल्यू कम होती जा रही है। सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो 10 से ऑनवर्ड्स पोल 6 वैल्यू तक यहाँ तक मूव किए और 0 से ये बढ़ते गए। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पहुंच के फाइनली इन्होंने ऊपर कॉम्प्लेक्स पोल्स में कन्वर्ट हो गए और ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। सो हमारे पास जो रूट लोकस बना वो कुछ इस तरह से बना, ये आप नोटिस करें तो रूट लोकस की वैल्यू ये बन रही है, ये लोकाई ऑफ रूट्स है क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये है हमारे पास बिहेवियर इस सिस्टम का। ठीक है जी, सो ये एक रूट लोकस की डिफाइन हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि एज यू वेरी द वैल्यूज ऑफ के, तो आपके पास सिस्टम के पोल्स की कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं और किधर किधर तक वेरी कर सकते हैं। ठीक है जी, सो इस एग्जांपल से हमें थोड़ा सा रूट लोकस के बारे में क्लियर होगा। ओके, सो now we can define root locus representation of the paths of the closed loop poles as the gain k is varied. So हमने gain k को बढ़ाया था और उसके बाद हमने root locus की का behavior देखा था कि वो up and down move कर रहा था। Okay, so next हम डिस्कस यहाँ पर करना चाह रहे हैं कि बेसिकली रूट लोकस की प्रॉपर्टीज को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन वाज गिवन एज के जी ओवर 1 प्लस के जी एच, ये इनके साथ एस भी आएगा, उसको हमने मेंशन नहीं किया। सो यहाँ पर रूट लोकस को कैलकुलेट करने के लिए हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चूंकि पोल्स की बात कर रहे थे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। सो हम कहते हैं जी द कंडीशन जो कि वेरीफाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए के जी ऑफ एस एच ऑफ एस मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसको हम मैग्नीट्यूड कंडीशन कहते हैं, एल्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल्स टू -1, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। एंड द एंगल कंडीशन इज एंगल के जी of s and h of s must be equal to
2k प्लस 1 इंटू 180 डिग्री। ठीक है जी। सो ये वो कंडीशंस हैं जो कि एंगल कंडीशन और मैग्नीट्यूड कंडीशन है जो कि हम रूट लोकस के ऊपर स्केच करने के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, ये हमने वहाँ यहाँ पर ऐड भी कर दिए हैं, इन पॉइंट्स को हमने मेंशन भी कर दिया। ओके, सो स्केचिंग कर हम क्विकली स्केचिंग की तरफ आते हैं। कुछ बीच में एग्जांपल्स हैं, हम उनको डिस्कशन सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। स्केचिंग के लिए हमारे पास जो रूल्स हैं वो ये हैं कि द क्लोज लूप पोल, हाँ, क्लोज लूप पोल को हम मूव्स एज के वेरिड, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। सो इसका मतलब ये है कि क्लोज लूप पोल एक ही पोल मूव करेगा जैसे जैसा के वेरी करेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस जो रूट लोकस में हो सकती हैं वो डिपेंड करेंगी कि आपके पास टोटल पोल्स कितने हैं। ठीक है जी। सो ये हमने क्लियर कर दिया दैट नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस। उसके बाद रूट लोकस सिमेट्रिकल होगा अबाउट रियल एक्सिस। रियल एक्सिस कौन सा होता है? ये होता है रियल एक्सिस। सो रूट लोकस सिमेट्रिकल होगा अबाउट रियल एक्सिस, यानी एक पोल अगर यहाँ लाई कर रहा है रूट लोकस तो वो इक्वली ऐसे लाई कर रहा होगा, या अगर उसका ऐसे पाथ बन रहा है तो नीचे भी ऐसे ही बन रहा होगा। दिस इज नोन एज सिमेट्री। सो रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पोल्स एंड टर्मिनेट्स ऑन जीरोस। ठीक है। सो अगर तो आपके पास ऐसा है कि किसी सिस्टम के अंदर दो ही रूट्स पोल्स हैं और दो ही जीरोस हैं तो बड़ा आसान है कि वो पोल से चलेगा और जीरोस पे टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो हो जाए कि आपके पास इक्वल नंबर ऑफ पोल्स ना हो, यानी पोल्स की वैल्यू, पोल्स आपके पास हो 3 और जीरोस आपके पास हो 2, तो इनमें से दो पोल्स तो इन जीरोस पे टर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी एक बचेगा वो कहाँ जाएगा? इट विल मूव टुवर्ड्स इन्फिनिटी। वो ये अज्यूम करेगा कि इन्फिनिटी के ऊपर एक जीरो है। ठीक है जी। So this will be the case when p is not equal to 0. ओके, सो उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम रूल्स डिस्कस कर रहे हैं। द नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इन्फिनिटी। सो हमने अगर ये देखना है कि हमारे पास कितने पोल्स ऐसे हैं जो कि इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट हो रहे हैं, तो उसको देखने का बड़ा आसान तरीका है, दैट इज p माइनस ई। यानी अगर आपके पास 3 पोल्स हैं और 2 जीरोज हैं तो इसका मतलब एक पोल होगा जो कि इन्फिनिटी पे जा रहा होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपने रियल एक्सिस के सेगमेंट्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। और बिगिन, ये हम पहले बता चुके हैं कि फाइनाइट पोल से शुरू करेंगे, फाइनाइट जीरोस पे जाएंगे हम। ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट रियल एक्सिस सेगमेंट्स का, इसको हम अभी देखते हैं। ओके, सो उसके बाद बिहेवियर एट इन्फिनिटी क्या होगा? सो हमने ये कहा जी कि वो इन्फिनिटी पे तो पोल चले जाएंगे। सपोज आपके पास पोल्स, एक ये पोल बच गया था जिसको मूव करना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए था इन्फिनिटी पे। सो हम कहते हैं जी इसका मतलब ये इन्फिनिटी पे ऐसे मूव कर जाएगा, ये इन्फिनिटी पे ऐसे मूव कर जाएगा, क्योंकि मैंने बताया वो एक साइड पे मूव नहीं करता, वो बोथ साइड से मूव करता है, सिमेट्रिकल होता है और रियल एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिकल होता है। सो हमारे पास इसको इस तरह से मूव करवाने के लिए जरूरी है कि हम एक टर्म डिफाइन करें, दैट इज असिम्प्टोट। असिम्प्टोट का मतलब ये है कि वो ये बताएगा कि एक्चुअली ये पोल्स या सेट ऑफ पोल्स रियल एक्सिस को किस पॉइंट से छोड़ेंगे और इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे और किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसको हम असिम्प्टोट कहते हैं। असिम्प्टोट रूट लोकस का पार्ट नहीं होता, रूट लोकस को सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहा होता है। सो यहाँ पर आपके पास असिम्प्टोट का सेंट्रॉइड पॉइंट क्या होगा? वो सेंट्रॉइड पॉइंट से छोड़ता है पोल को, तो उस सेंट्रॉइड पॉइंट को हम इससे कैलकुलेट करते हैं, जितने फाइनाइट पोल्स होते हैं उसको फाइनाइट जीरो से माइनस कर देते हैं, एंड दिस हैश रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स एंड नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस। एंड असिम्प्टोट, चूंकि आपके पास असिम्प्टोट कुछ इस तरह से होगा कि ये अगर उसका सेंट्रॉइड पॉइंट है तो वो इससे ऐसे लीव करेगा, तो ये जो एंगल होगा उसका, दिस इज नोन एज असिम्प्टोट एंगल। सो हमने असिम्प्टोट एंगल का भी फार्मूला एक्सप्रेस कर दिया, एग्जांपल करेंगे तो वहां से हमें ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ओके, सो हम यहाँ पर रियल एक्सिस के सेगमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। सो रियल एक्सिस सेगमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास पोल्स, सपोज रियल एक्सिस पे ऐसे लाई कर रहे हैं, तो हम एक पोल को पकड़ते हैं और इस पोल के तरफ एक पॉइंट यहाँ लगाते हैं, और इस पॉइंट को लगाने के बाद हम देखते हैं कि इस पॉइंट के राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड कौन सी है? ये साइड है। इस राइट हैंड साइड के ऊपर क्या कोई पोल एग्जिस्ट कर रहा है? नो, कोई पोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। सो इसका मतलब कि हम अब इस पोल के साइड के ऊपर इधर एक पॉइंट लगाते हैं और इस पॉइंट से अगेन हम राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं और हमें पीछे की तरफ एक पोल नजर आता है, ये वाला पोल, ये पोल नजर आ रहा है एक्स।
ये जो मार्क हुआ है। सो अगर ये पोल जो कि राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ देखते हुए ऑड नंबर ऑफ पोल्स हो, ऑड नंबर ऑफ पोल्स हो, तो आपके पास पोल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। और वो रूट लोकस किस तरह एग्जिस्ट करेगा? जिस पोल की आप बात कर रहे हैं उस पोल को लीव करेगा, यानी उसको उससे एग्जिट करेगा, क्योंकि हमने ये पहले ही बताया कि पोल को वो लीव करता है और टर्मिनेट होता है जीरो के ऊपर। सो वो यहाँ से टर्मिनेट को मूव करेगा इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद हमने एक पॉइंट देखा इधर, और इसके पीछे हमने देखा तो हमें दो पोल्स नजर आए। सो चूंकि वो दोनों पोल्स ऑड नहीं थे, इसलिए इस साइड के ऊपर वो रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस साइड के ऊपर रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये कि ये पोल भी लीव कर रहा होगा इस डायरेक्शन के अंदर। सो बोथ पोल्स हमारे पास इस तरह से लीव करेंगे। जब ऐसी सिनेरियो हो जाए कि आपके पास, हम इसको रीड्रॉ कर लेते हैं, कि हमारे पास ये वाला पोल भी इस साइड में जा रहा है और ये वाला पोल भी इसी साइड पे जा रहा है, तो इस सिनेरियो के अंदर इसका मतलब ये है कि इसको कहीं से कोई जीरो नहीं मिल रहा। सो अब ये यहाँ से निकलेगा और इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और इन्फिनिटी के पोल्स को ढूंढेगा प्रोबेबली। या हो सकता है कि चूंकि यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ जीरोज है, तो ये यहाँ से निकले और इन जीरोज की तरफ मूव करने की कोशिश करे। इन बोथ केस इसको सेंटर के किसी पॉइंट से निकलना पड़ेगा, जिसको हम जिस पॉइंट को हम लेटर ऑन अभी डिफाइन करेंगे। अच्छा, उसके बाद सिमिलरली हम बाकी पॉइंट्स को देखते हैं। सो हम इस पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, इस -3 वाला जो हमारा जीरो है, इसके राइट हैंड साइड के ऊपर हम देखते हैं कि हमें इवन, सॉरी, इस पोल की तरफ हम देखते हैं कि हमें इवन पोल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। सो हम सॉरी, ऑड पोल्स नजर आ रहे हैं। सो हम इन ऑड पोल्स को कैसे प्लॉट करेंगे? हमने ऑड पोल्स के लिए ये डिफाइन किया था कि फिर आपके पास जो जीरोस, अब चूंकि जीरोस का केस है, इसलिए जीरोस के केस के अंदर हमारे पास यहाँ रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा और वो इसकी तरफ जा रहा होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि रूट लोकस जीरो की तरफ जा रहा होता है। और उसके बाद यहाँ भी हमारे पास सिमिलरली यही रूल होगा जो -4 वाला है, उसके अंदर भी हम इसी तरह से सेगमेंट कैलकुलेट करेंगे। सो इसको हम आगे भी, एक नेक्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर इलेबोरेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास, अब हम रूट लोकस को स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इसका रूट लोकस कैसे बनेगा जी? सबसे पहले इसके पोल्स देखें। ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। पोल्स क्या क्या बनते हैं? एक 0 पे बनता है, एक -1 पे बनता है, एक -2 पे बनता है, एक -4 पे बनता है। अच्छा, और हमने इसके क्योंकि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस बनेंगी? जितने नंबर ऑफ 4 पोल्स होंगे, सो 4 ब्रांचेस बनेंगी। उसके बाद हमारे पास कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं? जीरोज इसके अंदर कितने हैं? ये हमने पोल्स मेंशन किए थे। और जीरोज कितने हैं? एक ही जीरो है जो कि है -3। ठीक है जी। सो P माइनस जी करके हमने ये देखा कि हमारे पास 3 पोल्स बचते हैं जो कि टर्मिनेट करेंगे जीरोस के ऊपर। सो इसका मतलब ये है कि हमने एसिम्प्टोट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी कि एसिम्प्टोट का सेंट्रोइड पॉइंट क्या है और एसिम्प्टोट का एंगल क्या है। सो सेंट्रोइड पॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि हम ये करते हैं कि सेंट्रोइड निकालने के लिए, एसिम्प्टोट का सेंट्रोइड निकालने के लिए हम सारे पोल्स को ऐड कर लेते हैं। सारे पोल्स कौन कौन से हैं जी? 0 है, +1 है, 0 है, माइनस उनका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज -1, -1, -2 एंड -4। सो ये 4 पोल्स हो गए और हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं माइनस, ये फार्मूले में लिखा हुआ है -3 से, और डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ पोल्स। टोटल नंबर ऑफ पोल्स 4 हैं और टोटल नंबर ऑफ जीरोस 1 है। तो हमारे पास फाइनली द आंसर कम्स आउट टू बी -4/3। ये वो सेंट्रोइड पॉइंट है जहां से एसिम्प्टोट निकलेगा और लीव करेगा इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है जी। उसके बाद हमने एंगल निकालना है। सो एंगल निकालने के लिए हम अगेन वही फार्मूला यूज करेंगे। एंगल का फार्मूला हमारे पास है जी 2k + 1 over finite number of poles 4 and finite number of zeros 1। सो हमारे पास क्या आ गया जी आंसर? एंड इसको हमने पाई कर देना। सो ये दिस कम्स आउट टू बी 3। तो हमारे पास पहला एंगल बनेगा π/3, दूसरा एंगल बनेगा पाई एंड तीसरा एंगल बनेगा 5π/3। ठीक है जी। यानी 60, 160 एंड 300। ठीक है जी। सॉरी, 180 एंड 300।
ओके, सो हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया था, ये वही हमने पोल्स ड्रॉ किए और उसके बाद हमने कहा जी कि हमारे पास ब्रांचेस, हमने कहा था कि जी 3 ब्रांचेस बनेंगी, सो हमने 3 ही एजिम्पटोट्स बनाए हैं। ये जो ब्लैक लाइन से आपको नजर आ रहा है, ये वो एजिम्पटोट है, ये एजिम्पटोट है, ठीक है जी। ये एजिम्पटोट्स बने हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि एजिम्पटोट रूट लोकस नहीं होते, रूट लोकस के पाथ को डिफाइन कर रहे होते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास हमने निकाला था -4/3, दिस कम्स आउट टू बी 1.33 समथिंग। सो हमने ये जो सेंट्रॉइड पॉइंट निकाला है वो ये निकाला है, जो कि जहां से एजिम्पटोट लीव करेगा, और उसका एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 180 डिग्री, दिस एंगल इज 300 डिग्री। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपको कि हमने एंगल किस तरह से ड्रॉ की। अच्छा, उसके बाद हम इसके रियल एक्सिस सेगमेंट्स देख लेते हैं, जो अभी मैंने पिछली एग्जांपल में भी आपको एक्सप्लेन किया था। सो अगेन हम इसके अंदर रियल एक्सिस सेगमेंट्स को देखते हैं। यहाँ पर आप देखें जी कि जब वो यहाँ पर है ये पोल, हम यहाँ पर एक पॉइंट लगाते हैं और हम इसे पीछे देखते हैं तो हमें कोई भी पोल या जीरो नजर नहीं आता, तो इसका मतलब रूट लोकस यहाँ एग्जिस्ट इस एरिया में नहीं कर रहा होगा। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट मूव करते हैं और यहाँ पर कहीं आ जाते हैं और हम इसे पीछे देखते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर, तो हमें एक पोल नजर आता है, दैट पोल इज एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जैसे ही होगा तो इसका मतलब है कि ये रियल एक्सिस सेगमेंट जो सा है, यहाँ पर रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा होगा एंड दैट विल बी लीविंग द पोल। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जब हम यहाँ एक पॉइंट देखते हैं और इसकी राइट हैंड साइड के ऊपर देखते हैं, तो हमें दो पोल्स नजर आते हैं जो कि इवन है। इसका मतलब इस एरिया के अंदर कोई रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर ये रूट लोकस कहाँ जाएगा, ये रूट लोकस भी लीव करेगा और इस डायरेक्शन में लीव करेगा, ये भी इस डायरेक्शन में लीव करेगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास हम यहाँ फिर हमने डिफाइन किया दैट -2, हम यहाँ पर इस पॉइंट से पीछे देखते हैं तो हमें 3 पोल्स नजर आते हैं जो कि ऑड है, दैट मीन्स आपके पास रूट लोकस यहाँ एग्जिस्ट कर रहा करेगा, और वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, इसको लीव कर रहा होगा। ठीक है जी, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, वो दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा सकता पीछे, क्योंकि उस डायरेक्शन में रूट लोकस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। उसके बाद हम -3 से देखते हैं, -3 से किसे के पीछे के पॉइंट को अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 इवन नजर आता है। सो अगेन यहाँ पर भी कोई रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। सो उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं -4 की तरफ। सो -4 से जब आप राइट हैंड साइड के ऊपर देखेंगे, 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 4। सो इसका मतलब ये है कि इस एरिया के अंदर भी कोई पोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। यहाँ पर जब आप जाके देखते हैं तो आपको इस पॉइंट से तो आपको 5 नजर आते हैं पोल्स, तो दैट विल बी ऑड। सो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास इस डायरेक्शन के अंदर रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो दिस इज बेसिकली नोन एज रियल एक्सिस सेगमेंट्स।